और उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ। क्यों? 1.5 साल बाद जब उनको पता लगा कि भाई ये चीज़ हो चुकी है तो बेचारी थोड़ी परेशान हो और एक कमरे में चले जाते थे कुछ चेक करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, आपको अपना पुराना वाला हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो 2017 में एक पर्सन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था, बहुत सारे सपने लेके कि भी कनाडा जाने के बाद अपना एक सपनों का घर खरीदेंगे, छोटा सा एक महंगी सी गाड़ी खरीदेंगे और अपने सारे के सारे शौक पूरे करेंगे। तो भाई साहब 2017 में कनाडा आए थे और 2019 में उनकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होगी और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उनको अच्छी सी अपने ही फील्ड में एक वेल पेइंग जॉब मिल गई और साइड में एक और उन्होंने छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया और अपने घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स वगैरह करना शुरू कर दिया। और 2022 के एंड तक उनकी सेविंग्स वगैरह होगी, मतलब एक बढ़िया सा घर खरीदने के लिए उनके पास 20% डाउन पेमेंट रेडी थी और उनकी पीआर वगैरह भी हो चुकी थी। तो वो बैंक के पास गए कि भाई मेरे को मॉर्गेज चाहिए, मेरे को कनाडा के अंदर एक घर खरीदना है। लेकिन बैंक ने उनको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया वो था लाइक डबल डिजिट्स में, बहुत ज़्यादा था। नॉर्मली वो होता है 3%, 2%, 4% और आज के टाइम पे थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है तो है वो 7%, 8%, 6.5%। तो वो डबल डिजिट वाला रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो उनको घर तो मिल नहीं पाया और उसका रीज़न था उनका बैड क्रेडिट स्कोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कनाडा आ रहे हो, जैसे भी, चाहे पीआर लेके आ रहे हो, चाहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या फिर वर्क परमिट पे आ रहे हो और आप कनाडा के अंदर सेटल होना चाहते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की हैं मेरा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए, जो कि आज की डेट में 750 से ऊपर है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फाइनेंस में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं या फिर मॉर्गेज एजेंट होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन जो इस वीडियो में शेयर करूँगा बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनको इंप्लीमेंट करोगे तो बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा। तो आगे निकलते हैं और सारी बातें करते हैं। अब यार क्वेश्चन ये आता है कि भी क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो बेसिकली यार जैसे इंडिया में अपना सिविल स्कोर होता था ना, वैसे ही यहाँ कनाडा के अंदर क्रेडिट स्कोर होता है जिसकी रेंज 300 से 900 होती है। ठीक है, ये एक रेटिंग होती है जो ये बताता है कि भी कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप अपने क्रेडिट को या फिर किसी लोन को मैनेज कर पाते हो, रीपे कर पाते हो। तो बेसिकली जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रेटिंग होगी, जितने बुरे तरीके से करोगे उतनी आपकी रेटिंग कम होगी, उतना आपका स्कोर कम होगा। तो 650 से अगर आपका स्कोर नीचे है या फिर उसके आसपास आपका स्कोर है तो उसको बैड क्रेडिट स्कोर माना जाता है या फिर बिलो एवरेज माना जाता है। और अगर 740 के आसपास आपका क्रेडिट स्कोर है तो उसको गुड क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और अगर 780, 790 स्कोर है तो उसको एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर माना जाता है। तो कोशिश तो ये रहती है कि भी जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना बढ़िया होगा, जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना बैंक खुश होकर हाईली लाइकली होगा कि आपको लोन या क्रेडिट वगैरह दे देगा जब आप मांगोगे। जितना आपका कम होगा उतने कम चांसेस है कि बैंक आपको कोई क्रेडिट वगैरह देगा। तो कोशिश करना है कि बढ़िया क्रेडिट स्कोर हो। ठीक है, तो अब वीडियो में बात करते हैं आगे कि भी किस तरीके से आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो ताकि जो भी आपके सपने हैं वो आराम से आप पूरे कर। तो भैया अभी मैंने जैस्मिन जी को बुलाया था अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए, तो कहते भाई नीले रंग की जैकेट अच्छी नहीं लग रही ब्राउन पगड़ी के साथ, तो कहती ब्लैक कलर की जैकेट डाल लो। तो भाई हमने डाल ली, अब आगे बातें करते हैं। अब यार सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली आपको अपनी सारी की सारी पेमेंट्स बिल्कुल टाइम पे करनी है। तो बेसिकली होगा क्या, जब आप नए नए कनाडा आओगे, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराओगे, आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलेगा, तो हर बार जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बिलिंग साइकिल में उसकी स्टेटमेंट वगैरह जनरेट होगी और जब स्टेटमेंट जनरेट होती है ना तो आपको बैंक 21 डेज़ का टाइम देता है वो बिल वगैरह पे करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको टाइम से वो अपना बिल पे करना है। ठीक है, वैसे जनरली ये कहते हैं कि अगर 21 डेज़ का आपको टाइम मिला है तो अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर आप पे कर देते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आएगा। बेसिकली ये बात होगी कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे उधारी मांगता है, वो कहता है कि मेरे को $500 दे दे, मैं 1 महीने में पे कर दूंगा, लेकिन वो 5 दिन में पे कर देता है या फिर 10 दिन में पे कर देता है, तो आपकी गुड बुक्स में आ जाता है और हाईली लाइकली है कि अगली बार अगर वो आपसे कोई उधार मांगेगा तो आप ऑब्वियसली दे दोगे कि बंदा भी टाइम पे पैसे वापस कर देता है। तो सेम सिनेरियो बैंक के साथ होता है। अगर 21 डेज़ का टाइम मिला है, 14 दिन के अंदर अंदर आप पे कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको अगली बार कोई क्रेडिट चाहिए या फिर कोई लोन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। या फिर ये तो क्रेडिट कार्ड की बात होगी, और भी पेमेंट्स होती हैं, बिल्स वगैरह होते हैं, आपके फ़ोन का बिल हो गया, हाइड्रो का बिल हो गया या फिर बहुत सारे बिल्स होते हैं, वो भी आपको टाइम से पे करने हैं। ठीक है, अगर टाइम से पे नहीं करोगे तो आप पे लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप पे नहीं करोगे टाइम से तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट ब्यूरो को वो चीज़ रिपोर्ट कर देते हैं और वो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। और ऊपर से क्रेडिट कार्ड को अगर ढंग से पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट चार्जेस भी लगेंगे लाइक 20%, 19%। तो लाइक ओवरऑल आपका नुकसान ही होगा। तो टाइम से पे करना है और ज़्यादा खर्चा नहीं करना। अब यार दूसरी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो उसकी एक क्रेडिट लिमिट होगी।
अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो लिमिट होगी वो होगी 1000 कनेडियन डॉलर्स। अगर आप पीआर लेके आते हो या फिर वर्क परमिट पे आते हो तो उसकी क्रेडिट लिमिट हो सकती है $2000 या फिर $3000। तो बेसिकली आपको अपने क्रेडिट लिमिट का 30% या 35% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करना है। तो बेसिकली अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है $1000 तो आपको $300 से ज़्यादा खर्चना नहीं है। अगर $3000 है तो $1000 से ज़्यादा आपको खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड पे नहीं करना है। अब आप कहोगे भाई मेरे को नाइकी के जूते खरीदने हैं, बाहर खाने पीने जाना है, A&W पे बर्गर खाना है या फिर खर्चा वगैरह करना है, $300 में तो अपना पूरा ही नहीं होता। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई आप $300 अगर आपके खर्च हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो उसके बाद आप कैश यूज़ करो या फिर अपना डेबिट कार्ड यूज़ करो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को टच नहीं करना अगर 30% आपका खर्च हो चुका है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया हो जाएगा, लाइक 700 से ऊपर या 750 से ऊपर हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक के पास जाओ और उनको बोलो कि भाई मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट $1000 है, मेरी थोड़ी लिमिट बढ़ा दो, उसको 2000 कर दो या फिर 3000 कर दो। तो उस केस में फिर आप $500 या $600 खर्च सकते हो आराम से बिना किसी टेंशन। फिर अगली चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि जब आप नए नए कनाडा आओगे, चाहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो या फिर पीआर लेके आते हो, तो ऑब्वियसली जब नए नए आओगे तो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करवाओगे। तो होगा क्या कि आप यहाँ पे 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, उसके बाद क्या होगा, आप रिसर्च करोगे, लोगों से बातचीत करोगे तो आपको पता लगेगा कि और भी बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड है उसमें पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं या फिर कैशबैक ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका मन करेगा कि भाई मेरा जो अकाउंट है उसको बंद करा देता हूँ और मैं एक नया अकाउंट खुलवा लेता हूँ या फिर एक नया क्रेडिट कार्ड लेता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, आपको अपना पुराना वाला अकाउंट बंद नहीं करवाना है, वो खुला रहना ज़रूरी है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप नए नए कनाडा आते हो, अपना अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो ना और उसको स्पेंड करना शुरू करते हो, यूज़ करना शुरू करते हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। तो वो 2 साल अगर आप स्टूडेंट थे या फिर पीआर पे थे, जैसे भी थे, आपने ढंग से अपना क्रेडिट मैनेज किया, सारी की सारी पेमेंट वगैरह टाइम पे की और आपकी क्रेडिट की यूटिलाइजेशन भी 30% या उससे कम थी, ठीक है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप अपना पुराना अकाउंट बंद करवा दोगे या फिर क्रेडिट कार्ड अपना क्लोज करवा दोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नया आपका क्रेडिट कार्ड आएगा ना, वहां से आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी हिस्ट्री बिल्कुल जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एक नया अकाउंट खुलवाते हो तो आपको पुराना जो भी हिसाब किताब है वो बंद नहीं करवाना है। बाकी अगर हम बीएमओ बैंक के सामने खड़े ही हैं तो एक बढ़िया चीज़ बीएमओ के बारे में आपको बताता हूं। तो बेसिकली यार, अगर आप बीएमओ के न्यू स्टार्ट न्यू कमर प्रोग्राम के अंदर अपना परफॉर्मेंस चेकिंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप $650 तक के कैश रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो और उसका ब्रेकडाउन अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो यार अप टू $400 तो आप ऐसे ही अर्न कर लोगे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो परफॉर्मेंस चेकिंग अकाउंट ओपन करवाने के। और जब भी हम कनाडा में कोई बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं तो उसकी एक मंथली फीस देनी होती है, लेकिन बीएमओ में अगर आप एक परफॉर्मेंस चेकिंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसकी आपको मंथली फीस बिल्कुल भी नहीं देनी 1 साल तक। तो यहाँ पे आपके अराउंड $203 सेव हो जाएंगे। और अगर अपना कीमती सामान रखने के लिए कोई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स आप रेंट पे लेते हो तो उसके लिए आपको $60 का कैश बोनस भी मिलेगा। और कनाडा आने के बाद अगर आपको अपनी फैमिली को अपनी होम कंट्री में पैसे भेजने हैं तो आप बीएमओ ग्लोबल मनी ट्रांसफर्स को यूज कर सकते हो और 1 साल तक अनलिमिटेड ट्रांसफर्स पे आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार एक चीज का ध्यान रखना, ये जो भी कैश रिवॉर्ड्स हैं और बोनसेस है, ये तभी वैलिड है अगर आप बीएमओ के साथ एक नया अकाउंट अपना ओपन करवाते हो। बाकी इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी अपनी वीडियो कंटिन्यू करें। अब यार चौथी चीज जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करती है वो है क्रेडिट इंक्वायरी। तो बेसिकली 2 टाइप की क्रेडिट इंक्वायरी होती हैं, एक होती है हार्ड और एक होती है सॉफ्ट, मतलब हार्ड हिट और सॉफ्ट हिट। तो बेसिकली होता क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली एक मेरा फ्रेंड था जिसको होंडा अकॉर्ड खरीदनी थी थंडर बे के अंदर 2019 में। तो अलग अलग डीलर्स के पास गया गाड़ी का पता करने के लिए। तो होता क्या था कि जब किसी डीलर के पास वो जाता था ना तो वो उसका लाइसेंस ले लेते थे और उसकी डिटेल्स वगैरह लेते थे और एक कमरे में चले जाते थे कुछ चेक करने के लिए। हमें बाद में पता लगा कि उसका वो क्रेडिट स्कोर चेक करने जाते थे। तो कोई और जब लोन देने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है ना तो वो हार्ड इंक्वायरी करते हैं, वो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ही नेगेटिवली तरीके से इंपैक्ट करता है और उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आ जाता है। तो मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, वो 6-7 डीलर्स के पास गया, हर बार उसकी हार्ड इंक्वायरी होती थी, उसकी वजह से आप उसका क्रेडिट स्कोर 650 के नीचे आ गया, जो कि बैड क्रेडिट स्कोर में काउंट होता है। और जहां पे एक्चुअल में उसको बढ़िया सफ़ेद रंग की होंडा अकॉर्ड 2015 मॉडल मिल गई थी, वहां पे उसने लोन के लिए अप्लाई किया और उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ। क्यों? पहले उसका 700 से ऊपर था, लेकिन बाद में इंक्वायरी बार बार हार्ड इंक्वायरी होने की वजह से उसका स्कोर नीचे आ गया और वो भाई साहब गाड़ी नहीं खरीद पाए। और सॉफ्ट इंक्वायरी बेसिकली ये होती है कि आप अपने बैंक की मोबाइल ऐप पे जाके अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, या फिर मैं पर्सनली बोरोवेल नाम की एक वेबसाइट है उस पे जाके अपना क्रेडिट स्कोर चेक करता हूँ। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट इंक्वायरी कर सकते हो, वो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है कि भाई मेरे को पता करना है कि मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है। और साथ के साथ अपनी क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट को आपको कंटिन्यूसली, मतलब टाइम टू टाइम चेक
करते रहना है। उसके बारे में अभी बताता हूँ क्या हिसाब किताब होता है वहाँ जाकर। तो बेसिकली यार हर 2 हफ्ते में आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक जरूर करना है, या फिर हर महीने में एटलीस्ट एक बार आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक जरूर करना है। अलग अलग वेबसाइट है, जैसे कि बोरोवेल नाम की वेबसाइट होगी, या फिर आपकी बैंक की ऐप पे आप चेक कर सकते हो आपकी क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, कोई इंक्वायरी वगैरह तो नहीं है, या फिर कौन से अकाउंट ओपन है, कौन से अकाउंट क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। तो एक मेरी फ्रेंड थी जो कि 2019 में कनाडा आई थी। कनाडा आते ही उन्होंने एक XYZ नाम की कंपनी से अपना सिम कार्ड लिया, अपना फ़ोन नंबर लिया और 1-1.5 साल तक उसको चलाया। फिर 1.5 साल के बाद थोड़े बहुत पैसे आ गए, पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो उनके अंदर चुल उठी कि मेरे को iPhone 14 Pro 13 Pro ये सारी चीज़ें खरीदनी है। तो वो किसी और ABC नाम की कंपनी के पास चली गई, वहाँ से उन्होंने नया सिम कार्ड ले लिया और अपना फ़ोन भी ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे बढ़िया हिसाब किताब हो गया, iPhone चला रही है बढ़िया तरीके से। लेकिन वो जो XYZ कंपनी थी ना, उनका कोई $40 का बैलेंस पेंडिंग था जो उन्होंने पे नहीं किया, और वो लेट पेमेंट चार्जेस लगाते गए लाइक 1 साल निकल गया, वो $40 के $150 बन गए, उनको पता ही नहीं लगा। वो लेट पेमेंट चार्जेस लग के और होता क्या है कि जब ऐसे आप बिल वगैरह पे नहीं करते हो, तो वो जो XYZ कंपनी थी ना, वो क्रेडिट ब्यूरो को ये चीज़ रिपोर्ट करती जा रही थी और उन मैडम का जो क्रेडिट स्कोर था वो नीचे होता गया और वो 650 के आसपास पहुंच गया। और 1.5 साल बाद जब उनको पता लगा कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, तो बेचारी थोड़ी परेशान होगी। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट के बारे में और बताता हूँ। फिर अगला जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। वो PR वालों के लिए और वर्क परमिट वालों के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी वो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली उसको रिकमेंड नहीं करता। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक डाइवर्स क्रेडिट रखना है। इसका मतलब ये है कि आपके नाम पे ना अलग अलग क्रेडिट्स होने चाहिए। ये अच्छी चीज़ होती है बेसिकली, लेकिन आपको उसको मैनेज अच्छे तरीके से करना है। तो बेसिकली एक आपके पास क्रेडिट कार्ड हो गया, और जब आपकी थोड़ी बहुत क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी, एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, तो आप बैंक के पास जाके अपने लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी ले सकते हो। उसको यूज़ करो ना करो, लेकिन होगा तो अच्छी चीज़ है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, एक गाड़ी खरीद सकते हो लोन के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आपके सर पे या फिर आपके नाम पे अलग अलग क्रेडिट्स होंगे ना, और उनको आप अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, संभाल के रखोगे, रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको मैनेज करोगे ना, तो आपका क्रेडिट स्कोर और इंक्रीज होता रहेगा। वो पॉजिटिवली आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करेगा। तो ये चीज़ होती है क्रेडिट स्कोर के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वो जो BMO वाली चीज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, बढ़िया वीडियो आने वाली है आगे, तो स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।